नमस्कार साथियों, ज्ञान मित्रा में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम में अभी हो रहा है, लगभग 1 महीना 30 दिन का एग्ज़ाम हो चुका होगा। तो एक चीज़ हम लोग नोटिस किए हैं कि जो रिप्रोडक्शन चैप्टर है, इससे 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। इसका मतलब है कि हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर को अगर अच्छा से कर लेते हैं तो 2 क्वेश्चन तो कहीं नहीं जाएगा, 2 क्वेश्चन आराम से पकड़ा जाएगा। इसमें एक प्लांट रिप्रोडक्शन और एनिमल रिप्रोडक्शन, ये दोनों से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अभी क्योंकि दोनों ही चैप्टर बड़ा बड़ा है, तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ एनिमल रिप्रोडक्शन को करते हैं। ठीक है, और चूंकि क्वेश्चन लगभग 100 क्वेश्चन है तो हम लोग थोड़ा जल्दी करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी हम समझा रखे हैं जितना भी क्वेश्चन है इसका, हम एनिमल रिप्रोडक्शन करके एक पूरा चैप्टर पढ़ा दिए हैं, 2 पार्ट में है वो, एक बार जाके देख लीजिएगा उसको, तो हम ऑलरेडी समझा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, जनन रिप्रोडक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, रिप्रोडक्शन का मुख्य उद्देश्य होता है कि अपने जैसी संतति को बढ़ाना, यानी कि अपने वंश को आगे बढ़ाना। ठीक है, इसका मेन रिप्रोडक्शन यही होता है, इसका मेन उद्देश्य यही होता है क्या, कि प्रजाति का निरंतरता यानी कि कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बनाए रखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लैंगिक जनन का उदाहरण है? लैंगिक जनन में क्या होता है? देखिए, अलैंगिक जनन, माफ कीजिएगा, यहाँ पूछा गया अलैंगिक जनन। तो जनन 2 तरह का होता है, एक होता है अलैंगिक, एक होता है लैंगिक। लैंगिक जनन में एक मेल और एक फीमेल का जरूरत पड़ता है। ठीक है, तब जाकर के जनन होता है। लेकिन अलैंगिक की बात करें तो एक ही स्पेसीज होता है जो मेल और फीमेल दोनों का काम करता है। ठीक है, तो अलैंगिक पूछा है, अलैंगिक जनन में कौन सा होता है? देखो, जैसे कि मनुष्य में एक मेल एक फीमेल की जरूरत पड़ता है, मेढक में भी एक मेल और फीमेल की जरूरत पड़ता है, और पक्षी में भी एक मेल और फीमेल की जरूरत पड़ता है। तो ये सब तो हो गया लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन अमीबा जो होता है वो खुद में मेल और फीमेल दोनों का कैरेक्टरिस्टिक में पाया जाता है, और अमीबा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अमीबा में बाइनरी फिजन होता है। ठीक है, बाइनरी फिजन होता है अमीबा में डिवीजन के लिए। चलिए, और देखिए यहाँ पे हम जो ना सबका आंसर लिख दिए, इसलिए लिख दिए कि जब हम आपको ये वाला PDF देंगे टेलीग्राम में, तो आपको आंसर मतलब करने में आपको दिक्कत ना, क्योंकि एग्जाम एकदम चल रहा है और अभी आप लोग आंसर खोजने जाइएगा किसी भी चीज़ का तो दिक्कत होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है उसी के बारे में, किसमें कौन सा चीज़ होता है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे कि एक कोशिकीय जो यूनिसेलुलर जितने भी स्पीसीज होते हैं उन सब में पाया जाता है। कौन सा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, ईस्ट हो गया, अमीबा हो गया। ठीक है, और बहुकोशिकीय और कुछ निचले स्तन के बहुकोशीय जीव होते हैं, जैसे हाइड्रा हो गया, प्लेनेरिया हो गया, स्पॉन्ज हो गया, इन सब में पाया जाता है। कुछ पौधे भी है, जैसे कि आलू हो गया, अदरक हो गया, इन सब में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, अमीबा में जनन किस विधि के द्वारा होता है? तो अभी बताए थे अमीबा में जनन बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। ठीक है, बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। इसका कौन सा हो जाएगा आंसर? बाइनरी फिजन 2 नंबर का, द्विविभाजन जिसको बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहु विभाजन यानी कि मल्टीपल फिजन किसमें पाया जाता है? तो देखिए, मल्टीपल जो फिजन होता है ना, अभी हम लोग देखिए अमीबा में बाइनरी फिजन होता है, तो अब इसी तरह से अगर एक अमीबा है, ये टूट के 2 बन गया, 2 अलग अलग अमीबा बन गया, तो ये हो गया बाइनरी फिजन। अब अगर एक कोई स्पेसीज है, अब ये टूट के बहुत सारा बन जा रहा है, 2 भी बन सकता है, 4 भी बन सकता है, 6 भी बन सकता है, 8 भी, 10 भी बन सकता है, तो इसको बोला जाता है बहु फिजन, या मतलब बहु विभाजन या आपकी मल्टीपल फिजन। ठीक है, और ये पाया जाता है प्लेनेरिया में। किसमें पाया जाता है? प्लेनेरिया, प्लाज्मोडियम, माफ कीजिएगा, प्लाज्मोडियम में ये पाया जाता है। ठीक है, ये पाया जाता है प्लाज्मोडियम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। तो हाइड्रा जो होता है, इस तरह से हाइड्रा रहता है। ठीक है, इस तरह से ब्रांचेज भी रहता है इसमें। तो हाइड्रा में क्या होता है ना, सबसे पहले एक यहाँ से थोड़ा सा बड निकलता है, ये टूट के गिर जाता है, फिर अपने आप में एक नया हाइड्रा बना लेता है। तो इसको क्या बोलेंगे? बडिंग, यानी कि कलिका जनन, बडिंग के द्वारा होता है हाइड्रा में रिप्रोडक्शन। चलिए नेक्स्ट हो गया, और लैंगिक जनन में कितने जनक होते हैं? अभी बताए थे, लैंगिक जनन में होता है कि मेल होता है और एक फीमेल होता है, 2 मिल के बनता है लैंगिक जनन। तो इसमें हो जाएगा 2, मेल और फीमेल दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर जनन कोशिका को क्या कहा जाता है? देखिए, नर जनन कोशिका जिसको बोलते हैं उसको बोला जाता है स्पर्म। ठीक है, स्पर्म। और फीमेल में पाया जाता है जिसको बोलता है ओवरी, एग या फिर ओव्यूम। ठीक है, एग पाया जाए, एग बोलते हैं या फिर ओव्यूम बोलते हैं इसको। क्या यहाँ पूछा गया नर का, नर में क्या होता है? शुक्राणु, यानी कि स्पर्म को कहा जाता है नर जनन कोशिका। यहीं पे अगर मादा कोशिका जनन की बात करते हैं तो इसको पाया जाता है अंडाणु या फिर अंडा, एग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन फर्टिलाइजेशन का अर्थ क्या है? देखिए, जब स्पर्म, ठीक है, और एग, मादा का एग और मेल का स्पर्म जब मिलता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। जब दोनों आके मिल जाता है तो उस प्रोसेस को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। और मिलने के बाद जो सेल बनता है, यूनिसेलुलर जो सेल बनता है, इसको बोलते हैं जाइगोट। ठीक है, जाइगोट। तो ये दोनों याद रखिएगा, जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, और जो सेल बनता है उसको बोलते हैं जाइगोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन के बाद बनने वाली कोशिका कहलाती है। तो निषेचन के बाद जो पहला कोशिका बनता है यूनिसेलुलर जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग जाइगोट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म का, मेल में स्पर्म होता है तो स्पर्म का जो बनता है, बनने का जो प्रोसेस होता है उसको बोला जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्म का बनने की जो प्रोसेस होता है उसको बोला जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पे होता है, तो आप लोग देखे होंगे ये जो टेस्टिस है, 2 टेस्टिस होता है और ये इस तरह से एक थैला में बंद रहता है। तो इन जो टेस्टिस है, इस टेस्टिस में इस तरह से धागानुमा स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। और इसी के अंदर में बनता है कौन सा, और इसी को बोलता है, ये जो धागानुमा ट्यूब होता है इसी को बोलता है सेमनीफेरस ट्यूब, जिसमें स्पर्म बनता है, ठीक है। और स्पर्म बनने के प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। इसी तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस किस हार्मोन से नियंत्रित होता है, तो अब ये जो बनता है, कितना बनना कितना नहीं बनना, कैसे बनता है, ये जो हार्मोन से नियंत्रित होता है। और इस हार्मोन को बोला जाता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH, ठीक है। ये क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में भी, और इस साल भी जो पूछ रहा है प्रीवियस ईयर में भी। इससे बाहर जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है सारा इसमें डाला हुआ है। इससे बाहर हमको नहीं लगता कि आने वाले जो भी शिफ्ट बचा हुआ है इसमें एक भी क्वेश्चन बाहर जाएगा इससे। चलो, शुक्राणु के सिर यानी कि हेड में क्या पाया जाता है, शुक्राणु के जो, अच्छा इसमें जो है पहले इसको देख लीजिए। जिस तरह से यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म का बनना होता है, इसी तरह से ओव्यूम का बनना यानी कि एग का बनना oogenesis कहलाता है, oogenesis कहलाता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ओवरी का बनना, ओव्यूम का बनना oogenesis कहलाता है, यानी कि अंडा का बनना oogenesis कहलाता है, ठीक है। चलिए, शुक्राणु के सिर में क्या पाया जाता है, देखिए शुक्राणु का जो सिर होता है इस तरह से होता है, इस तरह से लंबा पूंछ होता है, और इसके सिर के ऊपर में भी एक इस तरह से स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो यहाँ पे होता है न्यूक्लियस। तो सिर में क्या पाया जाता है, तो एक तो न्यूक्लियस पाया जाएगा, तो न्यूक्लियस यहाँ पे दिया गया है, और एक होता है एक्रोसोम पाया जाता है। इसमें क्या होता है ना कि इसमें लिक्विड भरा होता है, ठीक है। कौन सा लिक्विड, तो एसिडिक लिक्विड पाया जाता है, जो अंडा जो होता है उस पर जाकर जब ये टकराता है, अंडा बहुत बड़ा होता है स्पर्म के मामले में, इस तरह से जब टकराता है ये, तो ये फूट जाता है, और ये जो यहाँ पे जो लिक्विड होता है ये इसको ब्रस्ट कर देता है, और ये जो इसका न्यूक्लियस होता है ये अंदर चला जाता है और एग के न्यूक्लियस से फ्यूज कर जाता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस और एक्रोसोम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, एक्रोसोम का कार्य क्या है, ये बोले अभी अंडाणु के झिल्ली को भेदना इसका काम होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अंडाणु का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है, तो देखो मानव अंडाणु अभी बोले कि एग के बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, oogenesis कहा जाता है, ठीक है। और oogenesis जो होता है कहाँ पे होता है, तो oogenesis एग जो बनता है यानी कि ओव्यूल जो बनता है वो बनता है ओवरी के अंदर बनता है, ठीक है। ओवरी के अंदर बनता है एग या फिर ओव्यूम। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अंडाणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, देखिए ये सब कितना होता है, ये होता है डिप्लॉयड टाइप का, यानी कि इसमें भी मेल में भी और फीमेल में भी दोनों में 23 करके होगा, यानी कि 23 जोड़ा, ठीक है। इस तरह हम लोग पढ़ते हैं ना, तो इसमें कितना होगा, 23 होगा। अंडाणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगा, 23 होगा, और शुक्राणु में भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगा, 23 ही होगा, ठीक है। तब नहीं जाके 26 बनता, 23 जोड़ा हम लोग बोलते हैं, तो गुणसूत्रों की संख्या 23 होता है, ठीक है। इसमें से जो 22 जोड़ा होता है वो होता है नॉर्मल, और एक जोड़ा जो होता है वो सेक्स गुणसूत्र होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट, निषेचन के समय शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है, ठीक है। तो ये किसके कारण, तो एक्रोसोम रिएक्शन के कारण। तो अभी बोले ना एक्रोसोमल एक इसके हेड में एक्रोसोमल करके एक लिक्विड होता है जो फूटता है, रिएक्शन करता है और फिर अंदर जाता है, ठीक है, स्पर्म। चलिए, नेक्स्ट देखिए, मनुष्य में निषेचन का उदाहरण है, तो मनुष्य में किस तरह का निषेचन होता है, तो मनुष्य में शरीर के अंदर निषेचन होता है, इसलिए इसको बोला जाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और शरीर के जो बाहर निषेचन होता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जैसे कि मछलियों में, और जैसे कि मेढक होता है, मेढक में ये सब होता है, किसमें होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जबकि पशु पक्षी हो गया, इस समय क्या होता है, मनुष्यों में, पक्षियों में इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। चलिए, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन अंडोत्सर्जन को प्रेरित करता है, यानी कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो अंडा उत्सर्जन को प्रेरित करता है, ठीक है। तो अंडा उत्सर्जन को जो प्रेरित करता है वो होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। मेल जब स्पर्म बन रहा था, तो स्पर्म बनने की जो प्रोसेस था उसको कंट्रोल कौन कर रहा था, FSH कर रहा था, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और जो अंडा जो बनता है उस प्रक्रिया को कंट्रोल कौन सा हार्मोन करता है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करता है। ये सब दोनों अच्छे से याद रख लेना। चलिए, नेक्स्ट है, मासिक धर्म यानी कि मेंस्ट्रुएशन किस कारण से होता है, तो देखो मेंस्ट्रुएशन जो होता है किस हार्मोन के कारण यहाँ पे लिखना चाहिए, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग, किस हार्मोन के कारण होता है, तो ये होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी की। देखो, मेंस्ट्रुएशन जो होता है ये कई सारी मतलब चीज़ें से मिलके होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक कोई पर्टिकुलर है। तो इसमें जो अगर हार्मोन की बात बोला जाएगा तो इसमें जो होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी होने लगता है, जिस कारण से मेसोमेटियम टूटता है और फिर बाहर निकल जाता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मासिक धर्म चक्र किस उम्र में शुरू होता है। ये देखिए, कहना बहुत मुश्किल है कि किस उम्र में, किसी का 9 साल से भी स्टार्ट हो जाता है, किसी का 10 से भी, 11 से भी, 12 से भी। तो एक एवरेज माना गया है कि लड़कियों में 12 साल से लेकर के 14 साल के बीच में ये होता है, ठीक है। अगर इस तरह से पूछा जाएगा तो देख लीजिएगा किस तरह से होता है, क्योंकि इसलिए यहाँ पे आप लोग याद रखिए, पुबर्टी जब आता है यानी कि यौवना स्टेज जब इस पे चढ़ता है लड़कियों में तभी शुरू हो जाता है। और ये कब से होता है, तो एक्सेप्शनल केस में देखा गया 9-10 में भी, लेकिन 12 से 14 आप लोग याद रखिएगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजोनिवृत्त यानी कि मेनोपॉज का अर्थ क्या है। देखो मेनोपॉज लड़कियों में आमतौर पे 12 से 14 में स्टार्ट हो जाता है मासिक धर्म, ठीक है, लेकिन ये तो स्टार्ट हो जाता है, ये 5 दिन तक चलता है, 5 दिन के बाद ये रुक जाता है। इसी तरह से जब उम्र बढ़ते जाता है, जब ये 40 क्रॉस करता है, जब 45 के बाद ये धीरे धीरे 5 दिन से 4 दिन होने लगता है, फिर 3 दिन होने लगता है, फिर 2 दिन हो रहा है, 60 तक आते आते लगभग बंद हो जाता है या फिर 1 दिन बच जाता है, ठीक है, एक ही दिन का पीरियड चलता है। तो इस कंडीशन को जो बोला जाता है जब एकदम और इसके बाद एकदम रुक जाता है, तो ये जो कंडीशन होता है इसी को बोलता है रजोनिवृत्ति यानी कि मेनोपॉज का अर्थ होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाना, ठीक है, धीरे धीरे जो स्टॉप हो जाता है इसी को बोला जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का रुक जाना। चलिए नेक्स्ट देखिए, और इसका अगर पूछा जाएगा कि इसका किस उम्र से होता है, तो कोई फिक्स उम्र नहीं है, हर महिलाओं में अलग अलग होता है। इसको आप लोग याद रख लीजिएगा कि जो स्टार्टिंग होता है, स्टार्ट होता है तो ये 45 से 45 साल रखो, किसी किसी का 40 से भी स्टार्ट हो जाता है, तो आप लोग एक एवरेज रख लो 45 से, और एकदम खत्म हो जाता है 60 के बाद, ठीक है। तो ये कहना मुश्किल, इस तरह का क्वेश्चन देगा तो वो गैप भी देगा उम्र के बीच में ज़्यादा, तो आप लोग समझ जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेजेंटा किस प्रकार का अंग है। देखिए प्लेजेंटा जब बच्चा जब फर्टिलाइज हो जाता है एग और जब जाइगोट बन जाता है तो फिर वो आता है कहाँ पे आ जाता है ये गर्भाशय में, और गर्भाशय में आकर के इसकी दीवार जो होता है, जो इंडोमेट्रियम होता है, जो एकदम अंदरूनी जो परत होता है उस पर जाकर चिपक जाता है, और यहीं पे प्लेजेंटा होता है, जहाँ पे चिपकता है उसी को बोला जाता है प्लेजेंटा, जहाँ से खाना वाना सब कुछ जाता है। तो ये जो होता है ये बोथ मेटेरियल एंड फीटल दोनों में ही होता है। देखो प्लेजेंटा किस प्रकार का होता है, प्लेजेंटा से माँ के थ्रू ऑक्सीजन और खाना बच्चा में पहुंचता है, और बच्चा का जो द्वारा त्याग किया गया मल मूत्र जो भी होता है गंदगी, उसको फिर इसी के द्वारा निकाला जाता है। तो ये दोनों के लिए होता है, ये मेटेरियल यानी कि माँ के लिए भी होता है और फीटल यानी कि जो बच्चा है उसके लिए भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेजेंटा से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। तो प्लेजेंटा से होता है तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो होता है, जिसको हम लोग HCG बोलते हैं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है, ये हार्मोन निकलता है किससे, प्लेजेंटा से निकलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण को झटका से बचाने के लिए क्या किया जाता है। तो इस तरह से थैलानुमा स्ट्रक्चर में बच्चा इस तरह से तैरते रहता है, ठीक है। अब ये जो इस पे अंदर में एक लिक्विड होता है, ठीक है, गर्म टाइप का, मतलब सुसुम गर्म जिसको बोलते हैं, नॉर्मल गर्म, उस पर ये तैरते रहता है। इसी जो लिक्विड होता है यही इसको शॉक से बचाता है, यानी कि झटका से या फिर किसी तरह के जब इस पर प्रेशर पड़ता है तो इससे बचाता है, और इसको बोला जाता है एमनियोटिक फ्लूइड बोला जाता है, ठीक है। ये फ्लूइड जो होता है इसी को बोला जाता है एमनियोटिक फ्लूइड। चलिए नेक्स्ट है, भ्रूण विकास के दौरान कोशिका विभाजन कहलाता है। जब भ्रूण विकास होता है तो जो कोशिका का जो विभाजन होता है इसी को बोला जाता है क्लीवेज, ठीक है। इसको विदलन भी कहा जाता है, क्लीवेज या विदलन आप लोग याद रख लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, और यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, जो भ्रूण विकास के दौरान जो कोशिका विभाजन मुख्य रूप से समसूत्री यानी कि माइटोसिस होता है, ठीक है, माइटोसिस होता है, समसूत्री यानी कि एक है तो फिर ये अपने समान ही बनाएगा दो, ठीक है, जितना है उतना ही बनाएगा एक। चलिए नेक्स्ट देखिए, मोरुला क्या होता है। अब देखिए मोरुला क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अभी तक पूछा नहीं गया है, और ये प्रीवियस ईयर जो ग्रुप डी और NTPC दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है, मोरुला क्या है, ठीक है, मोरुला का कार्य क्या है, ये सब पूछा गया है। तो ये वाला क्वेश्चन अभी तक ग्रुप डी में नहीं पूछा है, अब ये पूछेगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सब क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्या होता है कि देखो जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो जाइगोट बन गया। अब जाइगोट क्या करता है ना, ये बहुत सारा छोटा सेल, एक ही सेल, इसी सेल में बहुत सारा सेल बनाने लगता है, कोई दूसरा सेल अलग नहीं होता, इसी सेल में बहुत सारा इस तरह से छोटा सेल बनाने लगता है, ठीक है, इस तरह से सेल बनाने लगता है। और ये जो सेल होता है ना, एक सॉलिड बॉल की तरह हो जाता है, और इसी को कहा जाता है मोरुला, ठीक है, इसी को कहा जाता है मोरुला। अब इससे हर एक सेल अपने आप में इतना शक्तिशाली होता है, इतना पावरफुल होता है कि एक अपना अंग बना सकता है, ठीक है। तो ये होता है मोरुला, और इसी के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा लिख दिए कि देखिए क्या होता है, मोरुला भ्रूण विकास की प्रक्रिया प्रारंभ अवस्था है जो निषेचन के बाद बनती है। जब विभाजन कोशिका यानी कि ब्लास्टोमेयर 16 से 32 कोशिकाओं के एक ठोस सहतूत यानी कि मलबेरी के आकार के गोले में इकट्ठे हो जाते हैं। यह अवस्था ब्लास्टुला बनने के ठीक पहले की अवस्था होती है, ठीक है। इसमें सभी कोशिकाएं पूर्ण शक्तिशाली होते हैं, यानी किसी भी प्रकार की कोशिकाएं बना सकता है ये अपने आप में, और एक जीव को तैयार कर सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण किससे होता है। तो ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण अभी बताए थे, ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण किसमें होता है, मोरुला से होता है। चलिए नेक्स्ट, भ्रूण का गर्भाशय में आरोपण को क्या कहा जाता है, इसको बोला जाता है, सब पूछा गया क्वेश्चन इस साल 2025 में पूछा गया है, सब क्वेश्चन इम्प्लीमेंटेशन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गर्भावस्था बनाए रखने वाले हार्मोन कौन है। देखिए गर्भावस्था को बनाए रखने के हार्मोन कौन सा है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, और यही हार्मोन जब कमी हो जाता है तो मासिक धर्म शुरू हो जाता है, ठीक है, याद रखना। ये जब ये हार्मोन अगर स्पर्म और ओवरी मिल गया, ओव्यूम, तो ये क्या होता है, फर्टिलाइज हो गया। अब फर्टिलाइज होने के बाद ये गर्भाशय में आके चिपक जाता है, तो जो है ना प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के इंक्रीज होने लगता है, और ये गर्भाशय को बनाए रखता है। लेकिन अगर स्पर्म नहीं मिला तो क्या होता है, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन धीरे धीरे कम होता है और फिर मासिक धर्म शुरू हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है,
ऑक्सीटोसिन हार्मोन का कार्य क्या है? देखिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन का कार्य क्या है, तो जो ये इजैकुलेशन मेनली इसको याद रखिए, ऑक्सीटोसिन जो होता है ना, ऑक्सीजन को लेने के बाद फिर छोड़ना पड़ता है, तो बस इस तरह याद रखना, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है, लेने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे छोड़ते हैं, लेकिन याद रखो कि ऑक्सीजन भी लेते हैं और छोड़ते हैं, तो इस तरह से याद रखना ट्रिक के लिए। और ये क्या करते हैं, सिर्फ निष्कासन का कार्य करते हैं, इनके बाहर निकालने का, जैसे कि मिल्क का इजैकुलेशन करवाता है, जब बच्चा जन्म ले लेता है तो माताओं में मिल्क का इजैकुलेशन करवाता है। और दूसरा है कि पार्चुरेशन, पार्चुरेशन का मतलब होता है प्रसव, जब प्रसव होता है तो बच्चे को बाहर पुश करने का भी काम करता है कौन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। चलिए, मानव में दूध स्राव को क्या कहा जाता है? जब मानव में, जब महिलाएं माँ बन जाती है तो दूध स्राव जो होता है उसको बोला जाता है लैक्टेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलोस्ट्रम क्या है? तो कोलोस्ट्रम क्या है, तो जो महिलाओं में जब देखे होंगे गाय हो गया, बछड़ा, गाय में या फिर महिलाओं में जो पहला दूध निकलता है थोड़ा पीला गाढ़ा टाइप का होता है, इसी को बोला जाता है कोलोस्ट्रम। फर्स्ट मिल्क रिच इन एंटीबॉडीज जो निकलता है वो, और ये एंटीबॉडी से रिच होता है। देखिए इसके बारे में थोड़ा पढ़िए, इंपॉर्टेंट है। कोलेस्ट्रोम स्तनपान कराने वाली माँ के स्तन से निकलने वाला पहला गाढ़ा पीला सफ़ेद तरल दूध होता है, जो बच्चों के जन्म के तुरंत बाद बनता है, और इसमें एंटीबॉडी, प्रोटीन और पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं, जो शिशु के प्रतिरक्षा यानी कि इम्यून पावर को बढ़ाता है, संक्रमण से बचाता है। इसको तरल सोना कहा जाता है, इसको याद रख लेना, इसको तरल सोना कहा जाता है। यह शिशु के लिए पहला और सबसे पौष्टिक आहार होता है, जो पाचन के लिए भी आसान होता है। और ये वाला भी एक चीज़ याद रखना। और मेकोनियम का मतलब होता है कि पहला मल त्याग करता है जब शिशु, उसके लिए भी सहायक होता है, पहला मल त्याग करने में भी मदद करता है, जिससे और इसके कारण पीलिया होने का खतरा जो है कम हो जाता है। देखिएगा अक्सर कुछ बच्चों को पीलिया हो जाता है, रीजन क्या होता है, मल जो होता है ना, एक जब बहुत दिन से पड़ा हुआ मल होता है वो निकलता नहीं, जिस कारण से क्या होता है, इनको पीलिया हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कि कृत्रिम जो गर्भधारण होता है ये क्या है, आपको ये पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए इसको आप लोग दो चीज़ समझना पड़ेगा, एक तो IVF और एक कृत्रिम गर्भधारण, ये दोनों को अलग अलग चीज़ें, ये दोनों को समझिए, ठीक है। क्या होता है कि जब कोई उच्च नस्ल का जो पशु होता है यानी कि मेल, उसका स्पर्म को निकाल दिया जाता है, ठीक है। ये मैक्सिमम पशुओं में होता है, कुछ महिला मतलब इंसानों में भी किया जाता है, ठीक है, इंसानों में भी होता है, पशुओं में भी होता है, दोनों में। तो उसका स्पर्म को निकाला जाता है, निकाल के इसको, अगर मान लिया जाए कोई मेल फीमेल जब उस समय तैयार न होता है सेक्स के लिए, तब क्या किया जाता है, इसको स्पर्म को फ्रीज करके रख दिया जाता है, और फिर इसको जब जो फीमेल जब एनिमल होता है जब वो तैयार हो जाती है तो उसके अंदर यानी कि ओवरी माफ कीजिएगा गर्भाशय में डायरेक्टली इसको स्पर्म को इम्प्लांट कर दिया जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि उच्च कोटि का जो होता है ना आगे जो पशु होता है वो बनाया जाता है, ठीक है। इसी को बोला जाता है क्या, कृत्रिम गर्भधारण। इस तरह महिलाओं में भी होता है, अगर मतलब इंसानों में भी होता है, अगर कोई पुरुष है जिसका स्पर्म काउंट कम होता है या फिर उसका स्पर्म बनता ही नहीं, तो वो अपने सगे संबंधी, अपना भाई, किसी का भी स्पर्म डोनेट करवाता है और फिर अपने जो फीमेल पार्टनर होती है उसके गर्भाशय में इम्प्लांट करवा दिया जाता है, ठीक है, जिससे इसका वंश भी बड़ा आगे बढ़ते रहता है और इनको बच्चा भी मिल जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, महिला के अंदर होता है, ठीक है। अब एक आता है IVF, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होता है कि महिला से एग को निकाला जाता है और पुरुष से स्पर्म को निकाल के एक टेस्ट ट्यूब, बेबी जिसको बोलते हैं, यानी कि एक ट्यूब के अंदर में फर्टिलाइज किया जाता है। यहाँ पे यानी कि इन दोनों के शरीर के बाहर फर्टिलाइज होता है। इसमें क्या होता है, शरीर के अंदर फर्टिलाइजेशन करवाया जाता था और इसमें शरीर के बाहर फर्टिलाइज करवा के जब जायगोट बन जाता है फिर महिला के यूटेरस में डाल दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया कृत्रिम गर्भधारण, तो कृत्रिम गर्भधारण में क्या होता है, स्पर्म यूटेरस में डाला जाता है, ठीक है। और IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में जायगोट को यूटेरस के अंदर में डाला जाता है। तो इसमें स्पर्म को डाला जाता है और इसमें जायगोट को अंदर डाला जाता है यूटेरस के, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया था कृत्रिम गर्भधारण, तो इसका आंसर हो जाएगा स्पर्म यूटेरस के अंदर में डाला जाता है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक में निषेचन होता है, तो टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है उसमें उस तकनीक में निषेचन जो होता है शरीर के बाहर होता है, यानी कि लेबोरेटरी आउटसाइड द बॉडी में होता है, ठीक है, ट्यूब के अंदर में किया जाता है। कौन सा गर्भ निरोधक हार्मोनल है, अच्छा हाँ, कौन सा गर्भ निरोधन हार्मोनल है, यानी कि उसमें हार्मोन होता है और जो हार्मोन के कारण गर्भ को रोका जाता है, और ये होता है ओरल पिल्स। इसमें ऑक्सीटोसिन और माफ कीजिएगा प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है, इसमें कृत्रिम हार्मोन को डाला जाता है, किसमें, ओरल पिल्स में, जो गर्भधारण को रोकता है। चलिए नेक्स्ट कंडीशन है, निम्न में से STD नहीं है, तो STD मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, कौन सा नहीं है, एड्स होता है, सिफिलिस भी होता है, गोनेरिया भी, तो मलेरिया नहीं होगा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा मलेरिया। सारा क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। HIV मुख्य रूप से किस कोशिका को विभाजित
प्रभावित करता है, ठीक है। तो HIV जो होता है मुख्य रूप से किस कोशिका को प्रभावित करता है, तो ये WBC को करता है। और WBC में एक टाइप होता है जिसको बोलते हैं हेल्पर टी लिम्फोसाइट, जिसको CD4 के नाम से भी जाना जाता है। और एक बार किसी एग्जाम में पूछा गया था कि HIV जो होता है यानी कि एड्स या फिर HIV कुछ भी यहाँ पे नाम दे देगा, कौन सा कोशिका को प्रभावित करता है, तो इसमें एक दे दिया था CD4, ठीक है। इसी तरह से ऑप्शन में था, यहाँ पे हम पूरा लिख दिए हैं कि हेल्पर टी लिम्फोसाइट CD4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये WBC का टाइप होता है। मानव में लिंग निर्धारण का सूत्र क्या है, तो मानव में लिंग निर्धारण का महिलाओं में XX होता है, पुरुष में XY होता है, ठीक है। यही इसका सूत्र हो जाता है, ठीक है। इसका आंसर कौन सा है, तो 1 नंबर का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, Y गुणसूत्र में कौन सा जीन पाया जाता है। देखिए Y गुणसूत्र में जो होता है ना, उस पर जीन पाया जाता है सेक्स डिटर्मिनेटिंग रीजन Y जीन पाया जाता है, ठीक है। Y जीन पाया जाता है जिसको SRY बोला जाता है, SRY बोला जाता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, B नंबर का। समान जुड़वा बच्चे बनते हैं, एक समान यानी कि आइडेंटिकल ट्विंस आर फॉर्म्ड। आइडेंटिकल ट्विंस कब बनता है, देखो एक चीज़ समझना, जब स्पर्म आया और एग से मिलने के बाद एक जायगोट बना। अब यही जायगोट 2 टुकड़ा में बढ़ जाएगा। अगर ये जायगोट 2 टुकड़ा में बढ़ गया, ठीक है, तो ये इसी को बोलता है आइडेंटिकल ट्विंस। इसका DNA भी सेम रहेगा, सारा गुण धर्म सब इन लोग का सेम रहेगा, ठीक है, एक जैसा दिखेगा भी, और एक ही सेक्स का होगा, यानी कि मेल होगा तो दोनों मेल होगा, फीमेल होगा तो दोनों फीमेल होगा। लेकिन अगर 2 स्पर्म अंदर गया एग के और दोनों अलग अलग जायगोट बनाया, तो इसको आइडेंटिकल ट्विंस नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये फिर ये अलग हो जाता है। तो यहाँ पे आइडेंटिकल ट्विंस के बारे में बोला गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 1 जायगोटिक स्प्लिटिंग, यानी कि एक जायगोट टूटता है। चलिए नहीं, समान जुड़वा बच्चों का DNA होता था। समान जुड़वा बच्चा जो होता है उसका DNA भी समान होगा, सेम ही होगा, यानी कि आइडेंटिकल ट्विंस का DNA भी समान होता है। ऑलरेडी बता जो है, असमान जुड़वा बच्चे का लिंग होता है, यानी कि जो होता है यह सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। जब असमान जुड़वा बच्चा बनता है, जब अलग अलग 2 जायगोट बनता है, तो उसका लिंग जो होता है ना, या तो मेल मेल भी हो सकता है, मेल फीमेल भी हो सकता है, फीमेल मेल भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। ये यहाँ पे बोला गया है। भ्रूण में अंग निर्माण की अवस्था कहलाती है। जो भ्रूण होता है उसमें अंग निर्माण, जब ऑर्गन बनने लगता है, उसको बोला जाता है ऑर्गेनोजेनेसिस कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य में गर्भावस्था की अवधि लगभग होता है। तो मनुष्य में जो गर्भावस्था होता है उसकी जो अवधि होता है वो होता है 280 दिन, 281 दिन। इस बार जो पूछा गया था ग्रुप डी में 2025 का, उसमें 281 दिन दे रखा था, तो बस वही है 280 281 इसी में दिया गया, ठीक है। पार्चुरेशन का अर्थ क्या है, अभी बताए थे। पार्चुरेशन का अर्थ होता है क्या, प्रसव, यानी कि चाइल्ड बर्थ। नेक्स्ट है, स्तन ग्रंथियों का विकास किस हार्मोन के कारण होता है। तो स्तन ग्रंथियां जो होती है, जिसका जो विकास होता है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन के समय युग्मकों का संलयन किस प्रकार से होता है। तो निषेचन के समय जो युग्मकों का जो संलयन होता है वो बोला गया है कि किस प्रकार से होता है। तो अभी हम बताए थे आप लोग को कि ये जो होता है ना, ये होता है इसमें सिंगेमी होता है, सिंगेमी टाइप का होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, सिंगेमी क्या होता है। तो निषेचन के समय युग्मकों यानी कि शुक्राणु और अंडाणु का संलयन झिल्ली क्या होता है, इसका जो मेम्ब्रेन फ्यूजन होता है नामक प्रक्रिया द्वारा होता है, ठीक है। यहाँ शुक्राणु और अंडाणु की प्लाज्मा झिल्ली आपस में जुड़ जाती है, जिससे शुक्राणु का केंद्रक अंडे के अंदर प्रवेश कर जाता है और युग्मक यानी कि जायगोट का निर्माण करता है, ठीक है। जो लैंगिक प्रजनन की एक महत्वपूर्ण घटना होती है और ये अनुवांशिकता को बनाए रखता है। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है, इस पूरा प्रोसेस को बोला जाता है कौन सा, सिंगेमी बोला जाता है, ठीक है। होता क्या है कि जो मेल और फीमेल का जो होता है, ये तो जब ब्रस्ट कर जाता है तो इसका जो प्लाज्मा झिल्ली होता है ये आपस में मिलकर एक बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पे फिर जायगोट बनाता है, इसी को बोला जाता है, प्रोसेस को सिंगेमी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, किस जनन में केवल एक जनक होता है। तो इसमें हम बोले थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक जनक का जरूरत पड़ता है और सेक्सुअल में 2। मानव भ्रूण को ऑक्सीजन मिलता है, किससे मिलता है मानव भ्रूण को ऑक्सीजन, तो आप लोग को बताए थे अभी हम, अम्बिलिकल कोड बोलो, अम्बिलिकल कोड देखो प्लेजेंटा होता है, यहाँ पे जो थर्ड जो लेयर होता है, यहाँ पे एक माँ के शरीर से जो चिपका हुआ रहता है और थर्ड लेयर की जो लगा हुआ रहता है वहाँ पे प्लेजेंटा होता है, ठीक है। प्लेजेंटा से एक इस तरह से आंत जैसा देखे होंगे, बड़ा सा पाइप जैसा जो नाभि में, बेबी का नाभि में इस तरह से लगा हुआ रहता है। ये जो पाइप जैसा स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है अम्बिलिकल कोड। और यहाँ जो रहता है ये वाला जो पोर्शन है इसको बोला जाता है कौन सा, प्लेजेंटा। तो प्लेजेंटा के थ्रू ही अम्बिलिकल कोड क्या एक रास्ता है, इसी के थ्रू भेजा जाता है बेबी में फूड को, ठीक है। तो ये एक रास्ता है और ये वाला जो है ये एक स्टेशन है, समझ लो, ठीक है। ये एक स्टेशन है और यहाँ से भेजा जाता है, तो अम्बिलिकल कोड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुनर्जन्म द्वारा जनन किसमें होता है, यानी कि बोला गया है कि रीजनरेशन का जो प्रोसेस होता है इसमें किस में पाया जाता है, ये आपसे बोला गया। तो प्लेनेरिया जो होता है इसमें रीजनरेशन के प्रोसेस पाया जाता है, रीजनरेशन के थ्रू सेक्स करता है, यानी कि अलैंगिक जनन होता है। मनुष्यों में निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है, तो मनुष्यों में निषेचन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है, जिसको ओविडक्ट भी बोला जाता है।
नेक्स्ट है निषेचन के बाद बनने वाला कोशिका को क्या कहा जाता है? निषेचन के बाद जो पहला कोशिका यूनिसेलुलर बनता है जिसको जायगोट कहा जाता है। नेक्स्ट है युग्मनज, यानी कि जायगोट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है नहीं, संख्या कैसी होती है? तो ये हो जाएगा, अभी हम बताए थे डिप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड होता है। ठीक है, ठीक है, डिप्लॉयड इसलिए होता है कि 23 जोड़ा इसमें होता है, 23 जोड़ा होता है, तब जाकर के 46 बनता है। ठीक है, तो डिप्लॉयड हो गया, आधा इसमें होता है, आधा इसमें, आधा मेल में आधा फीमेल में, इसको बोला जाता है डिप्लॉयड। चलिए नेक्स्ट है प्लेजेंटा का मुख्य कार्य क्या है? तो प्लेजेंटा का जो कार्य होता है ये क्या होता है? माँ भ्रूण के बीच में पोषक गैसों का आदान प्रदान, पोषक तत्वों का आदान प्रदान होगा, यहाँ पे गैसों नहीं होगा, पोषक तत्वों का आदान प्रदान होता है, और साथ ही जो बेबी के द्वारा जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको भी बाहर निकालने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट है गर्भनाल यानी कि अम्बिलिकल कोड क्या जोड़ता है? तो गर्भनाल जो होता है यानी कि अम्बिलिकल कोड जो होता है वो भ्रूण को प्लेजेंटा से जोड़ता है। ठीक है, प्लेजेंटा से भ्रूण को जोड़ता है, अभी हम बताए थे। ठीक है, नेक्स्ट है मानव भ्रूण का हृदय कब धड़कता है? देखिए जब 4 सप्ताह यानी कि लगभग 1 महीना से ज़्यादा या फिर 1 महीना के आसपास में जब होता है, ठीक है, तब मानव जो हृदय है धड़कने लगता है। चलिए नेक्स्ट देखिए भ्रूण किस चरण में फीटस कहलाता है? तो फीटस क्या होता है? देखिए 8वां महीना में। फीटस उसको बोलते हैं जब मल्टीपल डिवीजन होते होते सेल को फिर कई सारे सेल में बनता है और फिर धीरे धीरे ये ग्रो हो जाता है। अब यहाँ से क्या होता है ना कि अंग बनना शुरू हो जाता है। आप सर आइडेंटिफाई कर पाओगे, गर्दन, अच्छा हृदय धड़कने लगता है, पैर हाथ सब बनने लगता है। ये जो कंडीशन होता है ना ये 3 महीना में होता है या 3 महीना से शुरू हो जाता है। इस कंडीशन को ही बोला जाता है फीटस। ठीक है, भ्रूण किस चरण में फीटस कहलाता है? तो ये कंडीशन जब उसका ऑर्गन बनने लगता है, सब दिखने लगता है, आइडेंटिफाई कर सकते हो आप। ठीक है, तो उसको बोला जाता है फीटस। और ये होता है कब से होता है? लगभग 3 महीना, 9 मतलब 8 वीक लिखा ना आप लोग, 8 वीक से शुरू हो जाता है। ठीक है, और 3 महीना तक ये पूरी तरह से मतलब विकसित हो जाता है, मतलब दिखाई देने लगता है। तो ये शुरू होता है 8 महीना से ही, 8 वीक से ही। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? 8 वीक। और यहीं पे इसलिए बोला गया है कि 8 वीक के बाद मतलब जो लिंग निर्धारण जो बोला जाता है कि बच्चा या बच्ची जो टेस्ट किया जाता है लिंग का, ये 8 महीना से शुरू हो जाता है। और 3 महीना के बाद जो है ना एबॉर्शन जो होता है नहीं होता है। ठीक है, नहीं किया जाता है, आमतौर पे कोई नहीं करता है। तो ये जो यहीं पे देख लिया जाता है कि 8वां वीक में ही देख लेते हैं, और अगर लड़की हो तो उसको क्या किया जाता है? एबॉर्शन करवा दिया जाता है। इसी पे रोक लगा दिया गया है कि यहीं से पता चलना शुरू हो जाता है 8वां वीक से ही कि लड़का है या लड़की है, क्योंकि उसका ऑर्गन विकसित होने लगता है। ठीक है, चलिए इसी के बारे में यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ पढ़ लीजिएगा। प्रसव यानी कि पर्चुलेशन किस हार्मोन द्वारा प्रेरित होता है? जो महिलाओं के द्वारा जो बच्चे का जन्म दिया जाता है जिसको प्रसव कहा जाता है, तो वो किस हार्मोन के द्वारा होता है? तो ये तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण होता है। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए टेस्टिस का मुख्य कार्य क्या है? तो टेस्टिस का मुख्य कार्य क्या होता है? तो टेस्टिस का मुख्य कार्य होता है स्पर्म फॉर्मेशन करना और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सेक्रेट करना होता है। ठीक है, ये मेल पार्ट है। शुक्राणु के पूंछ जो होता है उसका कार्य क्या होता है? तो शुक्राणु का जो पूंछ होता है इसका मेन कार्य तो गति देना, मूवमेंट करना। ठीक है, नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो होता है ना वो होता है अंडाणु, ओव्यूम। ठीक है, और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो हो गया नर्वस सिस्टम का जो होता है न्यूरॉन होता है सबसे लंबी, और सबसे बड़ी होता है कौन सा? यहाँ पे देखो तीनों ही लिखा गया है। तो न्यूरॉन जो होता है ये सबसे लंबी होता है। ठीक है, ये होता है लंबी। सबसे बड़ी तो आपको पता चल गया अंडाणु होता है, और सबसे छोटी होता है मानव शरीर में कौन सा? स्पर्म होता है, ये सबसे छोटी होता है। ये तीनों को लिख लेना। चलिए नेक्स्ट है मानव अंडाणु में जर्दी यानी कि यॉक जिसमें पोषक तत्व होता है की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए इसको कहा जाता है। देखिए मानव जो अंडा होता है इसमें पोषक तत्वों की मात्रा बहुत कम होता है। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो सिर्फ उतना होता है जिसमें कि एक सेल बनता है और आके गर्भाशय तक प्लेजेंटा में चिपक जाता है, बस यहाँ तक। इसके बाद एक अम्बिलिकल ट्यूब जो होता है फॉर्मेशन हो जाता है, और यहाँ के थ्रू माँ के शरीर का जो फूड होता है उसको दिया जाता है। ठीक है, ना कि अंडा का फूड। जैसे कि आमतौर पे मुर्गी में देखिए अंडा हो गया, अंडा के अंदर फिर उसी से निषेचित करके एक नया चूजा निकल जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। ऐसा पूछा जा सकता है आप लोग को क्वेश्चन कि मानव के जो अंडा हो तो उसमें पोषक तत्वों की मात्रा कितनी होती है? तो बहुत कम मारना आप लोग, ठीक, बहुत कम। ठीक है, बहुत कम होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तो यहाँ पे ये जो होता है इसको क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है माइक्रोलेसिथल। ठीक है, इसको बोला जाता है माइक्रोलेसिथल। इसमें बहुत कम पोषक तत्व होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है समान जुड़वा बच्चे यानी कि आइडेंटिकल ट्विंस का लिंग होता है एक समान, अभी बताए थे समान होता है। देखिए ये सब क्वेश्चन कितना बार रिपीट किया गया है। ठीक है, इसलिए आप लोग ये सब क्वेश्चन याद रख लीजिए। असमान जुड़वा बच्चों को क्या कहा जाता है? जो असमान जुड़वा बच्चा होता है इसको क्या कहा जाता है? इसी को बोला जाता है डाई जाइगोटिक। उसको एक ही जाइगोट से था, इसमें डाई जाइगोटिक, इसमें 2 जाइगोट से बनता है। ठीक है, तो 2 होता है, 3 से 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको डाई जाइगोटिक बोलो या फिर फेटर्नल ट्विंस बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है IVF तकनीक का पूरा नाम क्या है? अभी हम वहाँ पे ऊपर में तो मेंशन कर दिए थे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इसका। और इसमें बाहर फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट को शरीर के अंदर में डाला जाता है महिला
ये यूट्रस में डाला जाता है। आईवीएफ तकनीक का सामान्यतः क्या कहा जाता है? टेस्ट ट्यूब बेबी इसको कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब के अंदर में किया जाता है। चलिए 17वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बैरियर मेथड है? तो बैरियर मेथड क्या होता है? जिसमें एक जो मेल और फीमेल के अंग को टच नहीं करने देता है। जब सेक्स होता है तो उसके बीच में टच नहीं होने देता है, और ये कौन करता है? ये एक ही करता है, कॉन्डम करता है, एक लेयर चढ़ा देता है, दिया जाता है, ठीक है, इसको बैरियर मेथड कहा जाता है। नेक्स्ट, कॉपर टी किस प्रकार का गर्भनिरोधक है? तो कॉपर टी जो होता है ये होता है अल्ट्रा यूरिनरी। ये जो कॉपर टी को ना जो यूट्रस होता है, यूट्रस के अंदर में फिट किया जाता है। देखो इस तरह से 2 ट्यूब होता है और यहाँ पे ये ओवरी होता है, ठीक है, ये महिलाओं में, ठीक है, और यहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा हुआ था, अम्बिलिकल कॉर्ड बोले फैलोपियन ट्यूब से जुड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पे जब एक कॉपर का बना हुआ रहता है और यहाँ पे आके इस तरह से टी जैसा दिखता है, ये फिट कर दिया जाता है। यहाँ से ना तो अंडा आ सकता है ना तो यहाँ से स्पर्म जा सकता है, ठीक है, इसी को बोला जाता है। तो आईडीओ यानी कि इंट्रा यानी कि अंदर में, यूटेनरी यानी कि यूटेरस के अंदर जो डिवाइस लगाया जाता है, ठीक है। अस्थायी गर्भनिरोधक विधि कौन सा? तो अस्थायी यानी कि हमेशा के लिए। तो हमेशा के लिए क्या होता है? नसबंदी होता है। और महिलाओं में जो नसबंदी होता है इसको बोला जाता है ट्यूबेक्टोमी, और जो पुरुषों में नसबंदी होता है इसको बोला जाता है वैसेक्टोमी। चलिए नेक्स्ट, पुरुष नसबंदी को क्या कहा जाता है? वैसेक्टोमी कहा जाता है। और महिला नसबंदी को क्या कहा जाता है? यहाँ पे होगा, हाँ, तो ये हो जाता है ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। इस सब दोनों ही क्वेश्चन पूछा गया इस बार। चलिए एसटीडी का पूरा नाम क्या है? अभी बता दिए थे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। चलिए नेक्स्ट, एचआईवी किस रोग का कारण है? तो एचआईवी जो होता है ये किस रोग का कारण होता है? ये होता है एड्स, ठीक है। नेक्स्ट है, एचआईवी किस वायरस के कारण होता है? एचआईवी बोलो या फिर एस बोलो तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियेंसी वायरस इसका नाम होता है। इसी वायरस, ये कौन सा वायरस के कारण होता है? ये रेट्रो वायरस है, एक रेट्रो वायरस के कारण होता है, ठीक है। तो इसका नाम होगा आरएनए रेट्रो वायरस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचआईवी संक्रमण की पहचान किससे होती है? तो एचआईवी संक्रमण की जो पहचान होती है, देखा जाता है किसी भी रोग को हम लोग को कैसे डॉक्टर पहचानता है कि इसको ये रोग है? मान लीजिए मलेरिया आपको हो गया, तो मलेरिया जो ब्लड टेस्ट करेगा तो ब्लड टेस्ट में देखेगा क्या मलेरिया के अगेंस्ट में एंटीबॉडी हमारे शरीर बना रहा है, तो अगर बना रहा तो आपको मलेरिया हो गया है, ठीक है। इसी तरह से एड्स कैसे पता चलता है? अगर एड्स के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है शरीर, तो बोला जाएगा कि नहीं आपको एचआईवी पॉजिटिव है, ठीक है। एचआईवी संक्रमण में विंडो पीरियड क्या होता है? तो विंडो पीरियड क्या होता है? जब मान लो कि आपको कोई ऐसा ब्लड चढ़ा दिया गया जो एचआईवी पॉजिटिव था, या फिर किसी महिला के साथ आपका या फिर किसी पुरुष के साथ आपका संबंध हो गया जो कि आपको बाद में पता चला कि एचआईवी पॉजिटिव है, या फिर कोई आपको इंजेक्शन ऐसा लगा दिया गया जो इन्फेक्टेड था एचआईवी से, ठीक है। तो आप क्या करोगे? जाओगे डॉक्टर के पास, आप चेक करवाओगे ब्लड टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट में आमतौर पे 3 महीना तक, किसी किसी का साल भर भी लग जाता है, लेकिन आमतौर पे 3 महीना ही होता है। 3 महीना तक पता नहीं चलता है कि एचआईवी पॉजिटिव है या नहीं है। इन्फेक्शन होने के बाद भी नहीं पता चलता है, क्योंकि उस समय एंटीबॉडी बनना नहीं शुरू होता है, ठीक है। तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको है एड्स है या नहीं है। तो उस पीरियड को बोला जाता है विंडो पीरियड। ये जो 3 महीने का पीरियड होता है इसको बोला जाता है विंडो पीरियड। जब तक कि एचआईवी पॉजिटिव ना आ जाए तब तक उस पीरियड को बोला जाता है कौन सा? विंडो पीरियड। संक्रमण व एंटीबॉडी बनने के बीच का जो समय होता है इस पीरियड को बोला जाता है विंडो पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट है, मानव में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो मानव में जो लिंग निर्धारण होता है वो फादर यानी कि पिता के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट होता है पिता के वाई क्रोमोसोम के कारण होता है। नेक्स्ट है, पुरुष में कौन सा गुणसूत्र, माफ कीजिएगा गुणसूत्र, वाई गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम के कारण होता है। पुरुष में कौन सा गुणसूत्र लिंग निर्धारण करता है? तो एक्स वाई यानी कि, और खास करके वाई, ठीक है। नेक्स्ट है, अम्नियोटिक द्रव का कार्य क्या है? देखिए एमनियोटिक द्रव जो होता है इसका कार्य नहीं है बोला गया ना। एमनियोटिक द्रव जो होता है, जैसे बेबी जो होता है जिस द्रव पे रहता है उसको सुरक्षा देना, बिल्कुल झटकों से बचाना, तापमान बनाए रखना, एक समान तापमान यहाँ पे बनाए रखता है, ठीक है। ये जो है ना पोषण ये नहीं देता। पोषण कौन देता है? प्लेजेंटा और अम्बिलिकल ट्यूब के थ्रू दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, मानव में अंडोत्सर्जन यानी कि ओव्यूलेशन होता है कितने दिन पे होता है? तो हर 14 दिन में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके हर 14वां दिन में क्या होता है? एक अंडा निकलता है और बाहर आता है, ठीक है। और अगर इसको स्पर्म मिल गया तो फर्टिलाइज हो गया, फिर गर्भधारण हो गया, नहीं मिला तो फिर मासिक धर्म शुरू हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मासिक चक्र की औसत अवधि होती है तो ये 28 दिन का होता है, ठीक है। और 28 दिन में ही 5 दिन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पीरियड, ठीक है। इसी का एक चक्र का एक पार्ट है, ठीक है, जो 28 दिन का होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट है, गर्भाशय की भीतरी परत को कहा जाता है, तो गर्भाशय की जो भीतरी परत होता है उसको बोला जाता है इंडोमेट्रियम। जो सबसे बाहरी परत होता है उसको बोला जाता है पेरीमेट्रियम, और जो सबसे बीच का जो लेयर होता है उसको बोला जाता है मेसोमेट्रियम, ठीक है। तो तीनों याद रख लेना। ये होता है सबसे अंदर का, ये होता है बीच का, और ये होता है सबसे बाहर का, ठीक है, ये होता है बाहर का। चलिए नेक्स्ट है, मानव शुक्राणु की संख्या प्रति स्खलन कितनी होती है? देखिए जब एक बार स्खलन मतलब इंसान के द्वारा जो स्पर्म को निकाला जाता है तो जितना स्पर्म निकलता है इस पे जो होता है ना स्पर्म का जो काउंट किया जाएगा तो वो होता है 200 से 300 मिलियन तक होता है, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, 200 से 300 मिलियन।
कौन सा हार्मोन गर्भावस्था को बनाए रखता है? तो अभी आप लोग को बताए थे, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है जो गर्भावस्था को बनाए रखता है। नेक्स्ट, निषेचन के बाद पहली विभाजन प्रक्रिया कहलाती है। तो पहला जो विभाजन की प्रक्रिया होता है उसको बोला जाता है कौन सा? क्लीवेज कहा जाता है, विदलक जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। निषेचन की प्रक्रिया किसमें नहीं होती है? तो निषेचन की प्रक्रिया अलैंगिक जनन में नहीं होगा, ठीक है, अलैंगिक जनन में नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट है, किस जनन में संतति माता पिता के समान होता है? ये किसमें होगा? लैंगिक जनन में होता है, अलैंगिक जनन में माफ कीजिएगा समान होती है, ठीक है। जैसा मतलब आप जैसे कि हाइड्रा हो गया, अब एक हाइड्रा हुआ, तब उसी तरह जब टूट के नया हाइड्रा बनेगा बडिंग के थ्रू, तो ये हाइड्रा भी उसी तरह दिखेगा, एकदम आइडेंटिकल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन लैंगिक जनन में आप देखते हैं कि एक इंसान जो बाप जैसा है, बच्चा भी एकदम सेम टू सेम उस तरह दिखता नहीं, दिखता, थोड़ा सा चेंज होता है, भले शकल सूरत दिखने में लगेगा उस तरह, लेकिन चेंज होता है। तो ये जो होता है ना, जो एकदम सेम बन जाता है, वो सेम बनता है कि ना, एक वो अमीबा हो गया इस तरह से। अब इसी तरह देखोगे कि दूसरा अमीबा भी सेम इसी तरह से बना, तो ये होता है अलैंगिक जनन में, ठीक है। चलिए, भ्रूण का आरोपण किस दिन के आसपास होता है? तो भ्रूण जो होता है, भ्रूण का जो आरोपण होता है, ये होता है 7 से 8 दिन में, यानी कि जब फेलोपियन ट्यूब में भ्रूण बन गया, यानी कि जायगोट बन गया, अब वो वहाँ से आके के कहाँ पे? गर्भाशय के दीवार में आके चिपक जाता है। और ये जो चिपकने तक के जो ड्यूरेशन होता है 7 से 8 दिन का समय लगता है, ठीक है। इसको बोला जाता है आरोपण, इम्प्लामेंटेशन, ठीक है। किस जनन में ऊर्जा अधिक लगता है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऊर्जा की ज़्यादा लैंगिक जनन में, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लैंगिक जनन। किस जनन में माता पिता दोनों के गुण पाए जाते हैं? तो किस जनन में? जिसमें डीएनए ट्रांसफर होगा, डीएनए ट्रांसफर किस में होता है? लैंगिक जनन में होता है, तो ना माता पिता का गुण पाया जाएगा। नेक्स्ट होगा, मानव में अंडाणु का जीवन काल कितना होता है? देखिए, मानव में अंडाणु का जो जीवन काल होता है, मानव में अंडाणु का जीवन काल, यानी कि महिला शरीर के अंदर की बात किया जा रहा है। महिला शरीर के अंदर में अंडाणु जब निकलता है, निकल के बाद जब फेलोपियन ट्यूब में आता है, तो ये पूरा 24 घंटा तक, यानी कि एक दिन तक ये जीवित रहता है, यानी कि 24 घंटा हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, शुक्राणु का जीवन काल कितना होता है? जो पुरुषों का जो शुक्राणु होता है, ये होता है महिला शरीर के अंदर, जब महिला शरीर के अंदर शुक्राणु को डाला जाता है, तो ये 5 दिन तक, यानी कि 3 से 5 दिन तक लगभग ये जिंदा रह सकता है महिला शरीर के अंदर में, यानी कि 3 से 5 दिन तक जिंदा रहता है, ठीक है, 5 दिन तक जिंदा रहता है। अब यहाँ पे देख लो, अगर पुरुष के शरीर के अंदर में है, अगर कोई मेल के शरीर में स्पर्म है, तो लगभग 2.5 महीना तक, 2.5 से 3 महीना तक ये जिंदा रह सकता है। महिला शरीर के अंदर में 3 से 5 दिन तक जिंदा रहेगा। और अगर इसी को स्पर्म को निकाल के अगर फ्रीजर में फ्रीज कर दिया जाएगा, तो ये अनियमित काल तक जिंदा रह सकता है, ठीक है। तो ये वाला चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख लेना गाइस। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, 95 क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन गलत आ गया था, इस कारण से 5 क्वेश्चन को हमको डिलीट करना पड़ा यहाँ से। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। इसी साल अभी कितना पूछ रहा है, इसी से ये इतना कर लेना। हम नेक्स्ट क्लास में प्लांट का जो होगा रिप्रोडक्शन सिस्टम को पढ़ा देंगे। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।